बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाए क्योंकि आप लोग को वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है क्या है, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण से लेकर मोहम्मद मोहम्मद जो आपका गोरी तक है, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगा। यानी भारत भारत का जो अरबों का आक्रमण हुआ था, यहाँ से लेकर मोहम्मद गोरी तक आपको एक ही वीडियो में जानकारी मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को इसके विषय में जानना है क्योंकि तुर्कों का, देखिए दिल्ली सल्तनत के विषय में भी आप लोग को जानना है। उससे पहले जो आपका सिलेबस है उसमें से तुर्कों का आक्रमण यानी तुर्कों का आक्रमण, तो इसीलिए आप लोग को भारत पर अरबों का आक्रमण से लेकर मोहम्मद गोरी तक आप लोग एक वीडियो में जान लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से लेकर आपका जो स्टार्टिंग टाइम है 1206 से लेकर 1290 तक आपका गुलाम वंश चलेगा। उसके बाद आपका खिलजी वंश चलेगा। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश चलेगा, लोधी वंश चलेगा। यानी वंश वाइज वंश आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और आपका जैसे कि कुतुबुद्दीन की उपलब्धियां हो गया, ठीक है, बलबन का उपलब्धियां, ये सब भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया जाएगा यानी करवाया जाएगा जल्द से जल्द। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट क्योंकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है, सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक है, अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी। सिंध पर वो कितने में विजय पाया था? तो 712 ईस्वी में विजय पाया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरब का आक्रमण हो रहा था, अरबों का आक्रमण हो रहा था, तो सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। दाहिर, ठीक है, दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि अरब वासियों का जो मेन मकसद था क्या था? धन दौलत को लूटना था और अपना जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना था। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसका राजधानी गजनी थी। ठीक है, कहाँ इसका राजधानी क्या था? गजनी था। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। ठीक है, सौराष्ट्र जो है उसको ही मंदिर कहते हैं, सोमनाथ मंदिर कहते हैं। मोहम्मद गजनी ने सबसे चर्चित आक्रमण इसका कब रहा है? तो 1025 में रहा है। ठीक है, यानी 1025 बोलिए या 1025 बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो 1025 बोलिए। 1025 में ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में पहला आक्रमण सबसे चर्चित आक्रमण हुआ था। ठीक है, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। ठीक है, कितना लगा था? तो 20 लाख दिनार की संपत्ति उसका हाथ लगा था। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, जाटों को विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। तो मोहम्मद जो गजनी है उनका जो मृत्यु हो गया वो 1030 में हो गया था। ठीक है, 1030 में उनका मृत्यु हो गया। चलिए अब मोहम्मद गोरी के विषय में जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद गोरी, ठीक है, तो आप लोग को 1 से 2 बार पढ़ना है और समझना है क्योंकि युद्ध का विषय है और आप लोग को डेट है, इसीलिए आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई समझने का चीज़ उतना है नहीं, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, कलम लीजिए और कॉपी लीजिए, इसको नोट कीजिए और अच्छा से घर में पढ़िए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 10 दिनों के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173, ठीक है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गोर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम ने गोरी को बुरी तरह परास्त किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तो मोहम्मद गोरी ने जितने भी युद्ध लड़े थे तो कुछ कुछ युद्ध यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट में है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा के कारनाल और थानेश्वर
यानी कुरुक्षेत्र के मध्य मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। देखिए, जो पहला तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण यह युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ। मोहम्मद गोरी की पराजय हुई क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजपूतों की सहयोग प्राप्त था और स्वयं भी एक शक्तिशाली शासक थे। देखिए, ये तराइन का जो युद्ध हुआ उनमें जो मोहम्मद गोरी है वो परास्त हो गए हैं और जो आपका पृथ्वीराज चौहान है उनको विजय मिला। क्यों उनको जो विजय मिला क्या पृथ्वीराज चौहान को, उनका जो मेन वजह था कि उसको राजपूतों का सहयोग था। किनको, पृथ्वीराज चौहान को राजपूतों का सहयोग था, इसीलिए उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की और जो मोहम्मद गोरी है वो पराजय हो गए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1992 ईस्वी में। वो कहाँ पे हुआ था, तो पुणे। ठीक है, 1992 में पुणे मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। कहाँ पे ये युद्ध हुआ था, तो पानीपत के मैदान में ये युद्ध हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध। अगर डेट पूछ लिया जाए याद रखिएगा, तराइन का अगर आपसे पूछ लिया कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1992 बोलिएगा। ठीक है, 1992 बोलिएगा। और कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा पानीपत के मैदान में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर तुम तो इस बार युद्ध में मोहम्मद गोरी। ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक हुआ होगा। इस बार मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान मारा गया। सेकंड बार जो आपका युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी जीत गए और जो पृथ्वीराज चौहान है उनका वो जो है वो अविजय हो गए। यानी मोहम्मद गोरी का विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे मारा गया। ठीक है, पृथ्वीराज जो चौहान जो है फर्स्ट बार में विजय होते हैं लेकिन सेकंड बार में हार जाते हैं। कौन, पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गोरी सेकंड जो तराइन युद्ध होता है, तराइन का जो सेकंड युद्ध होता है 1992 में, उसमें मोहम्मद गोरी विजय हो जाते हैं यानी जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण यानी भारत पर जो अंतिम आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया था वो 1206 में किया था। और किनके विरुद्ध में किया था, तो खोखर जनजाति के विरुद्ध में किया था। ठीक है, खोखर जनजाति याद रखिएगा, खोखर जनजाति। आगे देख लेते हैं। इस अभियान के दौरान दमियक दमियक कहाँ पे है, तो पश्चिम पाकिस्तान के पास गोरी की हत्या कर दी गई। गोरी इस समय सिंध नदी के तट पर नमाज पढ़ रहा था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया था, तो कहाँ पे, सिंध नदी के तट पर, जब वो नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है, वो क्या पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद संतानहीन होने के कारण, उनका कोई संतान नहीं था। संतानहीन का अर्थ होता है उसका कोई संतान नहीं था। ठीक है, तो उसका कोई संतान नहीं था, तो वो जो सेकंड शासक आने वाला है वो कौन आने वाला है, आपको ये भी जानकारी मिलेगा। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद संतानहीन होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलाम यहाँ पे गुलाम लिखा गया, टाइपिंग की मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग गुलाम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग गुलाम कर लीजिए। गुलाम आपस में बांट लिया। तो देखिए कौन कौन गुलाम जो है वो आपस में बांट लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है यलदोज, गजनी का राज्य क्षेत्र मिला। इनको क्या मिला, गजनी का राज्य क्षेत्र मिला। मोहम्मद गोरी के बाद यलदोज को गजनी का राज्य क्षेत्र मिलता है। ठीक है, कुआचा को सिंध और मुल्तान का राज्य क्षेत्र मिलता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली के प्रथम शासक बनते हैं, दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम शासक बनते हैं, उनको क्या मिला, तो ऐबक को भारतीय क्षेत्र मिला। भारत का जो क्षेत्र है वो किसको मिला, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का क्षेत्र मिला। इसलिए दिल्ली का सल्तनत का जो शासक कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर शासनकाल पूछ लिया जाए तो 1206 से लेकर, याद रखिएगा 1206 से लेकर गुलाम वंश का जो आपका स्टार्टिंग टाइम है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो देखिए जो वो शासक रहे हैं 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 4 साल शासन किए हैं।
यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। यल्दौज को जो मिल गया वो गजनी का राज्य मिल गया, यहाँ पे क्षेत्र मिल गया, सॉरी क्षेत्र मिल गया। सेकंड में क्वाचा को सिंध और मुल्तान मिल गया, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ आपका जो ये वीडियो है मोहम्मद यानी अरबों का आक्रमण से लेकर आपका मोहम्मद गोरी तक का यहाँ जो ये टाइम पीरियड है यहाँ तक ख़त्म होता है। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो आपका गुलाम वंश है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा हिस्ट्री ऑनर्स का, जितना भी वीडियो बनेगा हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है, तो उसमें मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप लोग अगर उसके अंदर जाइएगा तो आपको वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका वीडियो आने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में आने वाला है, उनका उपलब्धियाँ यानी उनका इतिहास, कुतुबुद्दीन का इतिहास आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है बलवन के विषय में, उसके बाद इल्तुतमिश के विषय में आपका, फिर आपका सेकंड में बताया जाएगा और भी जो वंश है उनके विषय में आपको बताया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आप तक जरूर पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।